गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। पूरे मुल्क में कल जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया गया और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, जिस जिस मुल्क में जिस खित्ते में पाकिस्तानी बसते हैं, वहाँ से खबरें आ रही थी कि सबसे लाली परचम लहर लहा रहा था और जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे थे। कहीं पर फायरवर्क्स हो रहे थे और कहीं पर हमने देखा कि झंडियाँ बच्चे लगा रहे थे, कहीं पर झंडे थे और कहीं पे पाँ ये भी हमने देखा कहीं पर बैन भी था, जैसे पाँ कहीं पे बैन था। लेकिन मैंने ये देखा कि जहाँ पर बैन था वहाँ पर भी लोग जो है वो मना रहे थे, स्पेशली बच्चों का। अच्छा, एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी, बच्चों के ना एक पूरा एक जुलूस टाइप, एक गैंग टाइप होता है, वो पूरी रैली जा रही थी, सब बच्चों के हाथ में बाजे थे। वो एक मोहल्ले से गुजरते, कोई मतलब 25-30 बच्चे थे, वो वीडियो किसी ने अपलोड की थी। 25-30 बच्चे थे, मतलब 25-30 बाजे थे और वो पाँ करते करते वो उस गली से गुजर रहे थे। तो लोग कह रहे थे जी रैली गुजर रही है, जाने दे उसको किसी तरह से। बाजा बजाने की भी आज़ादी है, तो हर तरह से चलें, उसकी तो आज़ादी है, राइट। अच्छा, वैसे मैं जो कहा ना कि हर जगह हमने सब हिलाली परचम को लहराता हुआ देखा, बस अल्लाह इसको हमेशा ऐसे ही सरबुलंद रखे, ये हमारी दुआ भी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम जिस जश्न की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कमियां कोताहियां, हमें उसकी बात भी करनी है, उसकी निशानदेही भी करनी है, उस पर काम भी करना है। जैसे कि हम पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान स्पेशली हमारी जो यूथ है वो मौके ढूंढ रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, बेहतरी के लिए। बहुत सारे लोगों ने, अब जितने एक्टर्स थे वो भी हमने देखा, और आम लोग भी जिस तरह सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तो राय का इजहार उन्होंने इसी तरह से किया कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी ऑलमोस्ट सबकी तरफ से, 90% लोगों की तरफ से, वो ये कि वो पुरुमीद थे और उन्होंने दुआ की और साथ में वो पुरज़म थे कि नहीं, हम इस मुश्किल हालात से निकल जाएंगे, लेकिन क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ मायूस नहीं होना। सो हमने भी इसी चीज़ को बस हमें रखना है कि हमने मायूस नहीं होना और हमने मुल्क के लिए दुआ करनी है और साथ साथ जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें कंट्रीब्यूट करना है। एट द सेम टाइम अगर आपके मुल्क के मुफाद में कोई कुछ नहीं कर रहा तो उसके लिए आवाज़ भी उठानी है, आइन और कानून के जुमरे में रहते हुए। लेकिन सबीन, एक बात है जिसने थोड़ा सा मायूस कर रखा है और वो है इंटरनेट, उसकी सुस्त रवि जिसने बहुत परेशान कर रखा है। लोग खूब आवाज उठा भी रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको करे, वॉइस नोट करे, अक्सर मैंने आपको किसी काम के लिए, आई रिमेंबर कल बस मैंने आपको वॉइस नोट भेजा है, मैं कॉल करता हूं कि सबीन क्या कह रही है, वॉइस नोट नहीं आया, एग्जैक्ट वो डाउनलोड नहीं हो रहा, आ जाता है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, या सेंड नहीं हो रहा, या डाउनलोड नहीं हो रहा, और जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो आप ज़ाहिर किसी से अपने बातचीत करने, तो वो मसला, जैसे मेरी अम्मी मुझे अक्सर वॉइस नोट्स करती थी, फिर मैंने कॉल करता, अम्मा वो वॉइस नोट नहीं आया, मुझे बताएं क्या कह रही थी। बाकी ऐप्स भी नहीं चल रही, बाकी ऐप्स नहीं चल रही, लेकिन सभी ये तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन इसी इंटरनेट की सुस्त रवि से जो ऑनलाइन कारोबार मुतासिर हो रहा है, हम उसकी बात जरूर करेंगे। अच्छा, पहले कुछ खबरें आई जी, फाइवर इज डाउन, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं फाइवर डाउन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फाइवर पर काम कर रहे होते हैं, अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर्स कितने मुतासिर हुए हैं, मुल्क की मईशत को धचका कितना बड़ा लग रहा है, लाखों डॉलर्स पाकिस्तान लाने वाले फ्रीलांसर्स वो कितना परेशान है, इंटरनेट की सुस्त रवि, इसकी जो वजूहात है इस पर हम बात कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी के एक्सपर्ट हिशाम सरवर साहब साथ मौजूद हैं। हिशाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हिशाम भाई, कितना फ़र्क पड़ रहा है इस इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से फ्रीलांसर्स की ज़िंदगियों पर, उनके काम पर, उनकी रूटीन पर? जी अस्सलाम वालेकुम शोएब, आप दोनों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले नेशनल स्पिरिट वो जो है वो कायम दायम रहना चाहिए, बाकी वक्ती चीज़ें होती रहेंगी वक्त के साथ साथ, ठीक। सो ये एक पैगाम मैं देना चाह रहा था। आपके सवाल का जवाब जी, ठीक ठाक नुकसान हुआ और हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चूँकि क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, क्लाइंट जो है वो तस्वीर और वीडियोस भेज रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है स्लो इंटरनेट की स्पीड से और बंदिश से, वो डेफिनेटली गिग इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाला इंटरनेट वर्कर है, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे उसका ई कॉमर्स स्टोर हो, जिसने भी क्लाइंट के साथ गुफ्तो शनीद करनी थी, हाँ वो मुतासर हुआ है। मैं आज सुबह पाशा के मेंबर मलिक मुदस्सिर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हज़ारों की बात नहीं, यहाँ पर ठीक ठाक हज़ारों लाखों का नुकसान हुआ है रुपए का, कंपनीज का और इंडिविजुअल्स का। और रहेगी बात फाइवर की, शेफ वो
उसका मैं मामला समझाई देता हूँ। जी जी। जब इंटरनेट स्लो हो रहा था तो फाइबर की कम्युनिटी में ये मैसेज मौजूद है कि उन्होंने खुद इसको सेट किया था कि इस मुल्क में, इस रीजन में फिलहाल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप देख लें। आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट से, लेकिन स्टेटस चेंज करवाया था फाइबर ने। ये कम्युनिटी में मौजूद है बाकायदा इसके शवाहिद। तो ये तो हुआ है जी। और उनको कैसे पता लगा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट स्लो है या लोग जो है वो दुश्वारियां उनको पेश आ रही हैं? तो ये मसाइल हैं जी, और ये बिल्कुल सीरियस हिशाम। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरह हम रोज़गार के मौके देख रहे होते हैं कि हमारे नौजवान खुद फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, रोज़गार के मौके वो ढूंढ रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी जाहिर सी बात है कि कौन ट्रस्ट करेगा, किस तरह से उनको काम दिया जाएगा जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जब वो काम कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा, जिस तरह आपने बताया कि वीडियो भेज रहा है क्लाइंट आपको पिक्चर्स भेज रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रही, आप उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से एक ट्रस्ट डेफिसिट तो क्रिएट होगा, पाकिस्तान का इमेज उसको भी तो धचका लगेगा, और हमारे फ्रीलांसर्स जाहिर सी बात है वो किस तरह से फिर कमाएंगे? देखें, ट्रस्ट से मतलब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और सिर्फ 1 मिनट में मुझे वक्त दीजिए। ये जिसने भी ये फैसला किया होगा ना एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक बात होता है कि उन्होंने इंटरनेट से काम कभी नहीं किया होगा। अभी थोड़ा सा ज़रा तल्ख है, लेकिन हकीकत बयान करने दीजिए। अब जिसने इंटरनेट से काम नहीं किया होगा, या कभी फ्रीलांसिंग नहीं की होगी, या कभी उसने अकाउंट नहीं बनाया होगा फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं किया होगा, क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं किया होगा, क्लाइंट से फाइल्स एक्सचेंज नहीं की होंगी, माइलस्टोन्स का प्रेशर नहीं आया होगा, और फिर प्रोजेक्ट डिलीवरी का प्रेशर नहीं आया होगा, और फिर पैसे लेने का प्रेशर नहीं आया होगा, कन्वर्सेशन करने का प्रेशर नहीं आया होगा, हाँ वो जूम में हो, या वो गूगल मीट पे हो, या इवन व्हाट्सएप कॉल हो। तो एक बात तो तय है कि उन लोगों को जहाँ जहाँ ये फैसला हुआ है, ये तो बड़ा संगीन मसला है कि उनको नहीं इदराक था इस इशू का कि लोगों का चैलेंज क्या होता है कि काम करते कैसे। यहाँ तक तो एक बात है। दूसरी बात ये है जी कि जो ट्रस्ट लेवल है, अब कल आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे वो फेसबुक की बात हो रही हो या इवन इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे कमेंट्स हों, 14 अगस्त के दिन जिस तरह के कमेंट्स है, फॉर समवन लाइक मी हु ब्लीड्स ग्रीन, ये बहुत डिसहार्टनिंग था, और मैंने इस पर कल पोस्ट भी डाली, और जब पोस्ट डाली उसके नीचे भी वही कमेंट थे, आप अपना ज्ञान जो है वो अपने पास रखिए, हमें पता है हम किन दुश्वारियों से गुजरे, और वाकई दुश्वारियों से गुजरे। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ जी। 13 अगस्त को सऊदी अरेबिया में हमारा एक क्लाइंट है, मेरी एक IT कंपनी है, और मेरा एक क्लाइंट है, और उसके बीच में ब्रिज है पाकिस्तानी, जो कि उस सऊदी प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया तेहरान में मुकीम है जी। अब हम कॉल करने की जूम में कोशिश कर रहे थे, वो कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने ना गलती से व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख दिया कि अरबी को कि मिस्टर XYZ यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो हम अपनी कॉल जो है वो आधा घंटा लेटर रीस्केड्यूल कर सकते हैं। वी वर ट्राइंग हार्ड टू कनेक्ट एट जूम, नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि अब आप तैयार रहें, 90% ये थोड़ी देर में मिस्टर XYZ कहेगा कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान से लेंगे। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा सबीन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जो 13 तारीख को क्लाइंट से, और मैं सर पकड़ के बैठ गया, भी इसका क्या तरीका है। अच्छा, सिम से लगा रहे थे वाईफाई, वो तो वैसे ही नहीं चल रही थी, जो वैसे हमारा इंटरनेट था, अब नो नेम्स, वो भी ना चले। सही है। तो ये जो दुश्वारियां हैं बड़ी संगीन, और ये दुश्वारियां ज़रा हिशाम में बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, एब्सोल्युटली राइट। अभी लेकिन व्हाट डू यू थिंक, चूँकि कुछ खबरें आती हैं कि शायद ऑप्टिक फाइबर का इशू है, फिर फायरवॉल की बातें होती हैं, उसकी टेस्टिंग की बातें होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम यही देख रहे हैं, बीच में कुछ बेहतर होता है और फिर इशू आ जाता है। ये जो फायरवॉल की बात हम करते हैं जनरली, क्या पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा होता है कि इस तरह कोई ट्रायल हो, इस तरह की कोई बात हो, इस तरह की कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट की जाए सिस्टम में किसी भी रीज़न की वजह से, कि जिसकी वजह से फिर नुकसान हो चुका है? अब तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो इस सबको इदराक होना चाहिए। आपने कहा जिसने ये फैसला किया होगा उसने कभी काम नहीं किया होगा इंटरनेट पर, बट सबको मालूम है कि विदाउट इंटरनेट, विदाउट कनेक्टिविटी हम नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। शेब ग्लास आधा भरा आधा खाली, 2 सिनेरियो रख देता हूँ, फैसला अवाम पे छोड़ देते हैं। एक फैसला तो ये है, एक वर्जन ये है कि फायरवॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द
नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली बॉट। और मैं सहमत हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर अ डिस्कशन से। लेकिन क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन सीमलेस नहीं होनी चाहिए थी? Why would the people of Pakistan suffer because of the negligence of those who were implementing this? ये होगा एक वर्जन। बिल्कुल राइट है, करना चाहते हैं करें। नहीं, इस पे एक आर्गुमेंट जरूर मैं करूंगा शाम भाई। कहाँ पर दुनिया के किस हिस्से में हुआ ये जहाँ पे फायरवॉल की वजह से फायदा हुआ? चाइना में इम्प्लीमेंटेड है, और चाइना के इम्प्लीमेंटेड अदर वे अराउंड भी है, उनके लोकल वर्जन है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप, Facebook, they have the alternate infrastructure for that. Yes. Alternate infrastructure, उनके अपने वर्जन्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेड है। मैं दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ ना। मैंने कहा फैसला अवाम पे रख लेते हैं कि एक वर्जन तो ये है ना कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है और इम्प्लीमेंट करना है। बॉट एब्सोल्युटली सोल्ड फॉर द आइडिया, इम्प्लीमेंट करें ना, खत्म करें ताकि हम आगे चलें और काम करें। आप रखें सर्वेलेंस, सीमलेस होना चाहिए था। पॉइंट यहाँ पे हिशाम थोड़ा सा समझाएगा। फायरवॉल जिस तरह आप बता रहे, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। जो हम फायरवॉल की बात अभी कर रहे हैं, क्या बाकी ममालिक में जहाँ पे आप बता रहे हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, इसी तरह से इंटरनेट सोर्स का शिकार होता है, या जस्ट सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो सीमलेस होना चाहिए था? सबीन यही कह रहा हूँ ना कि इम्प्लीमेंटेशन सीमलेस होनी चाहिए थी ताकि आगे चले जाते। ये जो नेग्लिजेंस हुई है ना, इसने हर्ट कर दिया है सारे प्रोसेस में। ये हो गया एक वर्जन। दूसरा वर्जन मेरा ये है कि इस फायरवॉल के बजाय यही जो मनी जो इन्वेस्ट हुआ है, ये आप यूनिवर्सिटीज़ में, ये आप स्किल अप्राइजिंग में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको अपलिफ्ट करने में लगाते और बूट कैंप्स होते तो देखे पाकिस्तान किधर जा सकता था। तो मैं दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, मतलब मैं अवाम का फैसला रख रहा हूँ कि कैसे वो। और लास्टली शामिल, लेकिन इस सब की वजह से नुकसान तो पाकिस्तान के इमेज को हुआ ना? कोई शक है जी? कोई शक नहीं। और ज़रा यही बुनियादी सी बात है कि इस एक फैसले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फ्लॉज आए हैं उसकी वजह से नुकसान तो हुआ। सो हुआ, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता होगा, कोई पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को हायर करने में 10 बस सोचते होंगे कि हाँ तो इनके मुल्क में तो इंटरनेट नहीं चलता ठीक से, इनसे हम किस तरह से काम करवाएंगे। तो जाहिर है इस चीज़ के ऊपर जल्द अज जल्द काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया एक बात ये भी है ज्वाइन करने के लिए। यस, ये पीटीए इस पे खामोश है, जिससे पूछना है वही इस पर खामोश है। यही तो हम एक मामला देख रहे होते हैं कि जब हम बुला रहे होते हैं पीटीए से किसी को, वो फलाने इदारे पे डाल देता है, उस इदारे से किसी को बुलाते हैं तो वो फलाने इदारे पे। एक्स के मामले पे भी हमने क्योंकि इसी तरह से देखा कि अभी तक किसी का कोई वर्जन सामने नहीं आया और पता क्या बात की जाती है, खामोश, वो कहते हैं शिकायत ही कोई नहीं आई। शिकायत फिर मेरा ख्याल है वाकई जो हिशाम ने बात की ना कि इन्होंने शायद इंटरनेट पे काम किया ही नहीं है कभी, और शायद ये इंटरनेट को शायद फॉलो नहीं करते। ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। इराक से कुछ खबरें आ रही हैं कि इराक में गुज़िश्ता एक महीने से तकरीबन 1200 पाकिस्तानी चोरी, मंशियात और भीख मांगने के जो केसेस होते हैं उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार किए गए शहरियों की अगर बात की जाए उनमें से 800 को डिपोर्ट किया गया है, जबकि मज़ीद 400 को वापस मुल्क भेजने का अमल भी जारी कर दिया गया है। अच्छा, इनमें जो 900 के करीब अफराद हैं वो गैर कानूनी तौर पर इराक में मुकीम थे, और ये भी इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी इराक में जाकर गायब हो गए हैं। अब ये मसला कितना संगीन है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनमें किस हद तक सदाकत भी है और किस तरह से पाकिस्तान का इमेज इससे ख़राब हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर हैं जी अली सरवर साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, साबिक सफ़ीर हैं आप। अली साहब, ये जो इराक से खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी शहरियों की, ये जो इतनी बड़ी तादाद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है, डिपोर्ट भी किया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ये कितना बड़ा मसला है आपकी नज़र में, और सदाकत किस हद तक इन खबरों में है जो आप तक रिपोर्ट्स हैं? देखिए जो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके प्रोग्राम पे आया हूँ, दैट्स आई एम हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, अब ये जो मसला है, ये आपने जो जिसका जिक्र किया है, इसके बहुत से पहलू हैं और ये बड़ा पेचीदा मसला है। एक तो ये कि ये जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, मुझे इसकी सदाकत का कोई खास और मजीद कोई इत्तला नहीं है जो अलावा इसके जो आपने बताया, लेकिन मसला बहुत बड़ा है। ये वो ये कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जा रहे हैं जो कि
गलत तरीके से जाते हैं, और जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वहां जाने के लिए, और फिर वहां जाके वो एक बोझ बन जाते हैं उस वहां के हुकूमत के लिए, वहां के लोकल अथॉरिटीज के लिए, और सफारत खाने के लिए, पाकिस्तानी सफारत खाने के लिए भी। मैं बहुत मर्तबा एम्बेसी जब गया सुबह को, तो वहां पे पाकिस्तानी आके बैठे होते जो कि जिनको अंग्रेजी में डेस्टिट्यूट कहते हैं, डेस्टिट्यूट। वो कहते थे ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे खाने का कोई इंतजाम है, ना मैं ठहरने का इंतजाम है, हम तो सड़क पे आपके पास आ गए। अच्छा, एम्बेसी का मसला ये होता है कि उसके पास कोई फंड्स नहीं होते हैं इन लोगों की मदद करने के। तो अब यहाँ पे इस मसले को हल करने के लिए रूट कॉज क्या है, वो यहाँ पाकिस्तान में है। यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलिंग करा रहे हैं, लोगों को उनसे पैसे लेके वहां बाहर किसी तरह धकेल के भेज देते हैं, और फिर उनको उनके रहमो करम पे, वहां के अथॉरिटीज के रहमो करम पे, और उनके अपने जो भी एबिलिटी है टू सरवाइव, उस पर छोड़ देते हैं। तो एक तो हमें यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके, यहाँ एयरपोर्ट पे खास तौर पे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, और जो एयरलाइन है, इमिग्रेशन अथॉरिटी है, उन सब को इस बार ऐसे मशकूक केसेस को रोक देना चाहिए, उनको नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? कि एक तो वो लोग वहां जाके मजीद परेशान होंगे, और दूसरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। नाम बदनाम होता है। इससे पहले जैसे अली साहब आपने कहा ना कि एम्बेसी के पास क्योंकि फंड्स नहीं होते और ज़रा उसके लिए बहुत मुश्किल होती है कि ऐसे केसेस को मैनेज किया जाए, जो आपने खुद टर्म भी उसकी डेस्टिट्यूट, कि रोज़ाना सुबह के वक्त अगर वहाँ पे एम्बेसीज के बाहर लोग बैठे हैं और वो कह रहे हो कि हमारी मदद करो, तो आप लोग मदद ज़रा नहीं कर पाते। ये जो बात आपने की कि पाकिस्तानियों के लिए ज़ाहिर है हम जब बात कर रहे हैं और उनके इशूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी मुकीम होते हैं किसी मुल्क में, और वहाँ पर अगर इस तरह के गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी हों, उसकी वजह से इमेज तो मुतासर हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी कोई मुश्किलात पैदा होती हैं? जी जी बिल्कुल। अब देखिए ना, जब ये आपने सही पॉइंट उठाया है, जब ये जहां एम्बेसी के बाहर आके बैठते हैं डेस्टिट्यूट होकर, तो हमारे पास क्या रास्ता है, फंड्स होते नहीं जैसे मैंने बताया, तो हम करते ये हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोगों को कुछ उनके नाम हमारे पास होते हैं, उनको हम अपील करते हैं। अपने दफ्तर से मैं अपील करवाता था कि इन लोगों को पैसे दिए जाए, इनका इंतजाम ठहरने का करा दिया जाए, और कुछ मदद की जाए। तो ये कम्युनिटी के ऊपर एक बर्डन या बोझ आ जाता है। और दूसरे कम्युनिटी भी बहुत इस बात से नाखुश है कि उनके अपने भाई पहुंचे हुए होते हैं और उनका नाम भी खराब करते हैं और उनके लिए एक बोझ बनकर बैठ जाते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अली साहब जो किसी और जगह जाना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि ईरान इराक के थ्रू यूरोप की तरफ का सफ़र, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, चूँकि बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया भी गया है। और अभी रिसेंट खबर भी आई थी कि स्पेशली जब ज़ायरीन जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग मिस हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस दफ़ा खबर आ रही थी कि वो इराक में जाके गायब हो गए। अब ज़रा ये वो डेस्टिट्यूट्स वाले एलिमेंट में तो नहीं आएंगे, तो वो लोग हैं जो किसी और मकसद से गए हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। नहीं तो वो भी, उनके पास भी तो ज्यादा कोई पैसे वैसे नहीं होते हैं ना, वो भी अगर उनका काम आगे ना बना, अगर कहीं आगे ना जा सके, तो वो भी डेस्टिट्यूट हो जाते हैं। अच्छा, और अगर वो आगे गए तो वहां पकड़े जाते हैं, फिर वहां जेल में डाले जाते हैं। मैंने वो भी देखा हुआ है। मैं जब सफीर था ऑस्ट्रिया में, वियना में, तो जेल में बहुत से पाकिस्तानी बंद होते थे, बंद पाए जाते थे। तो फिर मैं अपना एक अफसर भेजता था कि उनके खैर खैरियत ले ले, और उनकी कोई अगर जायज रिक्वेस्ट हैं तो वो वहाँ की अथॉरिटीज को बताया जाता था कि जैसे कि बाज़ वक्त वो जानमाज मांगते थे या कोई किताबें पढ़ने को मांगते थे, इस तरह की चीजें हम प्रोवाइड करवा देते थे। तो देखिए, ये दो, मैं एक, आप मुझे मौका दें, मैं दो बातें बताऊंगा। एक कि ये चीजें उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक हमारे अपने इक्तिसादी हालात मुल्क में बेहतर ना हो। एक स्टेज आएगी जबकि आपके यहाँ अगर बेहतरी आ जाए कि लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। एक तो वो,
दूसरे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बेतहाशा, और उसको कोई रोकने की किसी को कोई एहसास है ही नहीं। पॉपुलेशन को रोकने का तरीका कोई ये नहीं होता है कि आप कोई अननेचुरल मेथड इस्तेमाल करें, मगर अवेयरनेस, अगर आगाही इसकी हो जाए तो वो बांग्लादेश में पॉपुलेशन जो है हमारी तरह थी वो अब बहुत कम हो गई है, यानी रेट। ये दोनों बातें बहुत अहम आपने की अली साहब। एक के जब तक इक्तिसादी हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक हम देखते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन मैनेजमेंट की। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और रिसोर्सेज आपके पास ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, साबिक सफ़ीर साथ मौजूद थे, हम कर रहे थे। नाज़रीन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए बात करनी है कल के दिन की मुनासबत से। जैसे हम देखते हैं वो चाहे फिर आज़ादी का जश्न हो, वो चाहे फिर चांद रात हो, वो चाहे फिर न्यू ईयर नाइट हो, जिस तरह हम देखते हैं हवाई फायरिंग, खुशी मनाने का जो तरीका है वो किसी के लिए सारी ज़िंदगी का एक रोग बन जाता है, गम बन जाता है। कराची की बात की जाएंगे जिसने आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग की गई है। बहुत सारे इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं जिनमें एक बच्चा जान बहक हो गया और लगभग 100 अफराद जख्मी हो गए। 100 अफराद जख्मी इस वक्त वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। 100 अफराद। अच्छा, ये रिपोर्टेड केसेज हैं, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। और एक शहर की बात है, और ये सिर्फ एक शहर की बात है जहाँ से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह के केसेस अब, क्योंकि नेक्स्ट डे रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, अगले दिन पता चल रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो रवायत है खुशी मनाने की, ये कितनी गलत है, कितने लोगों के लिए ये एक परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा होता है। और हमारी ये जो कुछ सेकंड्स की खुशी होती है ना, अच्छा जी हमने एक फायर कर दी, हम पता नहीं अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे होते हैं कि हज़ार और तरीके खुशियाँ मनाने के, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ यही एक तरीका अपनाना है और वो भी गैर कानूनी तरीका, और जिसके बारे में मना किया जा रहा होता है। और ऐसे में अथॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत सारी बातें आती हैं, कहाँ होते हैं सब जब ये हो रहा होता है, कहाँ होते हैं सब? क्योंकि जब एक गोली लग जाती है, हवाई फायरिंग जिसे कह रहे होते हैं, आप तो ढूंढ भी नहीं पाते किसने मारी है। बिल्कुल, अंधी गोली होती है और निशाना कोई भी बन जाता है, और ऐसे में बहुत सारे निशाना बने भी हैं। तो अस्पतालों की सूरत हाल क्या रही, इस पर हम सिर्फ जिना अस्पताल की आज बात कर लेते हैं। CMO एमरजेंसी जिना अस्पताल डॉक्टर अमार दानिश ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो हवाई फायरिंग के वाक़यात हुए, कुछ केसेस हमारे सामने भी आए, आपकी इमरजेंसी में कितने लोग लाए गए, उनकी हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की रात को हमारे पास तकरीबन 40 प्लस केसेस आए हवाई फायरिंग के, जैसे एरियल फायरिंग के केसेस आए, जिसके अंदर छोटे बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, यंगस्टर ज़्यादा थे, और वो लोग जो बेचारे अपनी घरों पे छतों पे सो रहे थे, क्योंकि अब घरों पे भी हम महफूज नहीं हैं। तो अंधी गोली जो है वो जब आसमान में जाती है तो उसने वापस ज़रूर लौटना होता है, तो हम उसका ख्याल नहीं करते, तो वो किसी के सीने में पेवस्त हुई, किसी के हाथ में, किसी के सर में, किसी के पेट में। तो इस तरीके के केसेस हमारे पास तकरीबन 40, और ये भी विद इन 3 to 4 आवर्स के स्पैन में, जहाँ पे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारे हस्पतालों के हालात वैसे हैं। तो फिर इन हालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एमरजेंसी जो जना अस्पताल की, कराची की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स, CMOs और हमारे हाउस ऑफिसर्स, न्यूरो सर्जरी की टीम, थोरेसिक सर्जरी और हमारी जनरल सर्जरी की टीम, ऑर्थोपेडिक की टीम, ये दाद की मुस्तहक है जो इस हालात में भी काम कर रही है। और हम अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी जश्न आज़ादी जो है वो अच्छे से मनाते हैं। डॉक्टर साहब, जितने लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या सब जो हैं इस वक्त ख़तरे से बाहर हैं? खतरे देखें, जब किसी को गोली लगती है तो ख़तरा तो हो ही जाता है ना उसको। और हमारे पास जो केसेस आते हैं वो छोटे बच्चों के, अब किसी के सर में कोई गोली पेवस्त हो जाए, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़िंदगी भर तक के लिए पेवस्त रहती है। ये किसी के लिए कहने के लिए आसान है कि जान बच गई, लेकिन किसी के सर के अंदर अगर गोली अटकी हुई है और सारी ज़िंदगी उसके लिए रहेगी, तो फिर वो उसके लिए मेंटल ट्रॉमा कितना बड़ा है। तो इस तरह के केसेस, और कुछ इस तरह के हैं जो बेचारा, एक मैं आपको बताता चलूँ कि एक यंग 24 ईयर्स का लड़का था जो कि बाइक पे जा रहा था अपने घर पे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, और उसको बाइक चलाते हुए सर में अंदर आके गोली घुसी। वो स्ट्रेट वो बाइक जो है उसकी जाके किसी और गाड़ी से टकराई, और ही गॉट वेरी सीरियस, और हमने उसको मेंटेन किया। लेकिन स्टिल इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो 10 से 15 तो क्रिटिकल आए थे, बाकी उसके अलावा जो थे वो फ्लैश वुंड थे, जो सिर्फ पेवस्त हुई थी गोलियाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में ज़ाहिर है अब हम देख भी रहे हैं कि आगाही, इस पर काम बहुत ज़्यादा अहम होता चला जा रहा है। चूँकि आप भी इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो लोग आप में सुन रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो इससे सबक भी लेंगे। वो लोग जो हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वो इस पर ज़रूर सोचेंगे कि
वो तो कुछ देर का जश्न मना रहे होते हैं, कुछ देर की खुशी मना रहे होते हैं। स्पेशली हम शादी ब्याह के मौके पर भी देख रहे होते हैं एरियल फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उसके बाद ज़्यादा फिर नुकसान भी हो रहा होता है। लेकिन स्पेशली इन दीज डेज़, जैसे 14 अगस्त की मैंने बात की, या चांद रात, या न्यू ईयर नाइट, उसमें ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कराची जैसा एक बड़ा शहर और फिर गर्मी का मौसम, जिस तरह आपने खुद कहा कि लोग घरों की छतों पर सो रहे होते हैं। आपने बाइक की बात की, वाकई हम कहीं पर महफूज नहीं हैं। अगर हम घर से बाहर निकले हुए हैं, छत से बाहर निकले हुए हैं, इसका मतलब कहीं से भी कोई गोली आके लग सकती है। तो ऐसे में चूँकि कुछ तो केसेस आपने शेयर भी किए, लेकिन 40 केसेस 3-4 घंटे में आना, हमने माजी में क्या सूरत हाल देखी और आप क्या देख रहे हैं? क्या हमने केसेस ज़्यादा देखे हैं, अब ज़्यादा एरियल फायरिंग हो रही है, ज़्यादा नुकसान हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अब पिछले साल की बनिस्बत अभी भी 20 to 30% केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। वैसे तो हमारे पास 14 अगस्त को अपना न्यू ईयर नाइट पे ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल इस दफ़ा 14 अगस्त को ज़्यादा हुए हैं। ये सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ दौर है, हर किसी ने टिकटॉक या वगैरह पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करनी होती हैं, तो उसके लिए अपना जो है शो शा करने के लिए वो लोग अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं चंद व्यूज़ के लिए। खुदा इसकी वजह से डॉक्टर साहब और का बच्चा या कोई और था, कल हम भी हो सकते हैं, किसका हम भी हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स, चूँकि ज़रा हमारे ऑलरेडी अस्पतालों में बहुत दबाव है, हमारी इमरजेंसीज पे बहुत दबाव है, हमारे डॉक्टर्स पर, स्टाफ पर बहुत दबाव है। ऐसे में अगर 3-4 घंटे में 30-40 केसेस आ जाएं और ज़रा फिर हमें जैसा न्यूरो सर्जन भी चाहिए, हमें थोरेसिक सर्जन भी चाहिए, हमें जनरल सर्जन भी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बाकी पेशेंट्स होंगे वो ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे, चूँकि ज़ाहिर है कैपेसिटी होती है एक हॉस्पिटल की, तो क्या कैपेसिटी उस लिहाज से हमारी है कि हम इस तरह की इमरजेंसीज को डील कर सकें? जी, बढ़ती आबादी के साथ हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारा जो यंग ब्लड है, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से करते हैं और जितना मैनेज हो सकता है वो करते हैं। और इस मॉब को, ये वॉर लाइक सिचुएशन है, ये इस तरह का जंगों में हो रहा होता है कि 40 लोग 50 लोग फायरिंग के साथ एक साथ आ रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल को स्टिल एज अ गवर्नमेंट सेटअप हम बहुत अच्छे से कैटर कर लेते हैं, बट स्टिल हमें और चाहिए, बहुत ज़्यादा सहूलतें और चाहिए जिसमें हम आवाम की खिदमत कर सकें। और डॉक्टर साहब, ऐसे में हम ये यंग बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा, लेकिन सिर्फ आगाही के पर्सपेक्टिव से हम चाह रहे हैं कि हम नाज़रीन को ज़रा वो एक्सप्रेस भी दिखाएं जो आपकी तरफ से शेयर भी किए गए थे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है लोगों को दिखाना कि जो ये समझते हैं कि अंधी गोली है और शायद वो हल्का सा बस आपके स्किन पे लग जाएगी, बहुत मामूली जख्म आएगा, नो, वो कितनी पेवस्त हो जाती है, जैसे आपने खुद भी कहा कि समटाइम्स दिमाग के अंदर जाती है और ज़िंदगी भर रहती है। Exactly. तो ये एक्सप्रेस अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से सर में गोली लगी हुई है, किस तरह से किसी के सीने में गोली लगी हुई है, और ये सारी ज़िंदगी का रोग जाहिर है। डॉक्टर साहब, आप ज़रा इसको एलैबोरेट भी कीजिएगा कि कहाँ कहाँ लोगों को गोलियाँ लगी, और स्पेशली इसमें बच्चों की तादाद वो कितनी है, बच्चों को कहाँ कहाँ पे गोलियाँ लगी हैं? 30 से 40% जो थे हमारे पास, इसके अंदर बच्चे आए थे जिनके सरों में गोलियां थी। एक बच्चे के जबड़े के अंदर गोली थी, छोटे बच्चे 7 साल के, कुछ एक तो नौ मालूम बच्चा NICH में भी रिपोर्ट हुआ जिसको सीने में लगी, फिर वो गोली अंदर घूमती हुई उसके पेट तक गई। तो इस तरह के केसेस, और हाथ पे लगना, और जो बच्चे सीधे सो रहे थे उनके सीनों में पेवस्त हुई गोलियां, तो वो सब चीज़ें तो हैं। और आगाही के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध ने, और जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिना हॉस्पिटल का, जो यंग डॉक्टर्स का। तो हम लोगों ने एक प्लांटेशन ड्राइव की कि इसमें हम ये चीज़ें ना करें, क्लाइमेट चेंज का मौसम है तो हम पौधा लगाएं। तो अक्रॉस द सिंध हमने बड़े अस्पतालों के अंदर ये मुहिम चलाई है और पौधे लगाएं। रिवायत हमें कायम भी करनी चाहिए। और जिस तरह हमने खुद कुछ पेशेंट्स का इससे पहले जिक्र भी किया कि बच्चों का भी जिक्र आपने किया, नौमरूद का जिक्र भी आपने किया। जिस तरह तस्वीर हम देख भी रहे हैं कि किसी के नाक पे, किसी के जबड़े में, किसी के सर के अंदर, किसी के छाती में, बिल्कुल बॉडी के बहुत से हिस्सों में जो गोली आपने फायर कर दी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो हवा में गई है तो उसने वापस तो आना है ना, तो वापस जब वो आएगी वो किसी ना किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी को भी वो लग सकती है। तो ये आपकी जो थोड़ी देर की खुशी होती है ना कि ठीक है जी, हम हवाई फायर बन के करके हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना के हम पता नहीं क्या लगना शुरू हो जाएंगे, हमें चंद लाइक्स मिल जाएंगे, व्यूज़ मिल जाएंगे, तो ये ज़िंदगी भर का रोग किसी को दे सकती है। डॉक्टर अमार, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे और हम था कि इस पर बात की जाए, और इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको बता सकें, बल्कि झंझोड़ सकें कि किसी के लिए आपकी छोटी सी जो खुशी थी वो ज़िंदगी भर का रोग बन चुकी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नया तालीमी साल आगाज़ हो चुका है, स्कूल्स खुल चुके हैं, स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं, नए यूनिफॉर्म, नई क्लासेस, नई बुक्स। या आप खुश हैं?
नहीं, उनके आगे बढ़ने पे खुश हैं, उनके नई क्लास पर खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली खुश हैं, लेकिन जिस तरह से वो यूनिफॉर्म के लिए बहुत खुश होते हैं, बुक्स के लिए बहुत खुश हैं, अपने नए हमारे पास नई ये चीज़ है, नई वो चीज़ है, वो खुश हैं। वालिदैन खुश हैं, वालिदैन बहुत परेशान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अक्सर वालिदैन, एवरीबडी, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें, आपने फीस पे की, आपने उनकी बुक्स ली, आपने उनकी कॉपीज ली, आपने उनका यूनिफॉर्म लिया, आपने उनकी स्टेशनरी पूरी की, और अभी भी आपको पता है कि कुछ दिन महीनों बाद आपको एनुअल चार्जेस भी देने होंगे, क्योंकि हर स्कूल का वैसे तो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर और डिफरेंट एक तरीके का होता है, कुछ बेसिक ना शुएब देखिए, एक कैलकुलेशन एक बच्चे की अगर हम करें सिर्फ तकरीबन जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपए में उसका यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, कॉपीज, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और उसके बाद उसके अंदर आप जो उस महीने की फ़ी है वो भी आप ऐड कर दें, जो कि प्राइवेट स्कूल की 15 से 20 हज़ार रुपए मिनिमम फ़ी हम देख रहे हैं। और इस दफ़ा ये हुआ सबीन के चूंकि फीस बढ़ाई गई है, कहीं पर एक बच्चे की 2400, 2500, कहीं 3000, 4000। कौन कौन से चार्जेस, मैं तो परेशान होती हूँ, लगते किधर हैं भाई, हमें भी बता दो कहाँ लगते हैं बच्चों के, आप करते हैं क्या लेकर आते हैं चेंजेस, उसके बाद एनुअल चार्जेस आप किस चीज़ के लेते हैं, जो आप नए सेशन के दौरान भी सारी चीज़ें तो बच्चे खुद आ रहे हैं, हमारे मोनोग्राम वाला यूनिफॉर्म होगा, हमारी ये वाली कॉपीज होंगी, फलानी मोनोग्राम वाली कॉपीज मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, फलानी शॉप है वहीं से मिलेंगी, और एक्चुअली ऐसा होता है कि आप मार्केट में अगर किसी दूसरी बुक शॉप पे जाकर वो पता करने की कोशिश करते हुए कहते हैं नो हमारे पास तो बिल्कुल स्पेशली कॉपीज 15 हज़ार की बच्चों के से वो मोनोग्राम वाली, वो आपके स्कूल के लोगो वाली वो कॉपीज वहां से मिल रही होती है। तो एक बच्चे की कैलकुलेशन जो है वो 75 to 80,000 जो सेशन स्टार्ट होते हुए हम देख रहे होते हैं, फी को अगर प्लस करते हैं, आप किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, लेट्स सपोज, जो हम पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है। सबीन, कुछ स्कूल्स ने क्या किया, उन्होंने कहा जी यूनिफॉर्म चेंज हो गया है, उन्होंने कहा चेंज हो गया, अच्छा ठीक है, फिर वो जिससे यूनिफॉर्म पहले लिया था उन्होंने बताया कि वो इसलिए चेंज हो गया, उन्होंने कोई और वेंडर मिल गया होगा ना, तो इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म। अब जरा इन मामलात पे बात करते हैं कि किस तरह से इसको हम एक तरह से क्या कोई हल है इसका, कोई हल है इसका, कुछ कर सकते हैं हम इस बारे में। हमारे तालीम आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। आयशा साहब बहुत शुक्रिया पिन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आयशा, ये जो हमने थोड़ी कैलकुलेशन करके बताई है 19-20 भी है, क्योंकि ज़ाहिर है हर स्कूल का एक अपना वो है, लेकिन इस वक्त मौशी हालात जो हमारे चल रहे हैं, हम की अफोर्ड कर सकते हैं क्या? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखें, समर में आपने मुझे बुलाया था, उस वक्त पेरेंट्स एक अलग वजह से परेशान थे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और अब परेशान हैं क्योंकि स्कूल जब जा रहे हैं तो जाहिर है फिर ये वाले अखराजात सारे। देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो जब हम प्राइवेट स्कूल फ़ी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम परेशान ज़्यादा उन स्कूलों के बारे में, जैसे आपने कहा कि जिनकी फ़ीस 10 से लेकर 10,000 से ऊपर है, यानी कि हाई जो फ़ी स्कूल्स हम जिन्हें कहते हैं, और वो 10-10.5% हैं हमारी टोटल जो प्राइवेट स्कूल्स की पॉपुलेशन है उसमें। बाकी जो आपके समझें आप तकरीबन 90% स्कूल हैं वो लो फ़ी या मिडिल फ़ी हैं। तो मैं तो एक ये डिस्टिंक्शन थोड़ी क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये 10% है। दूसरी बात ये है कि देखें, एक फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ये फ़ीस हर साल इंक्रीज़ कर दी जाती है, वो एक अलग इशू है। और ये जो फिर आप और जो साथ बुक्स के या यूनिफॉर्म के या ये अखराजात हैं, ये एक अलग बिल्कुल आप समझें खर्चा है। किसको बढ़ाना चाहिए, इन दोनों में से कौन से फ़ीस को बढ़ाना चाहिए, किसको नहीं बढ़ाना चाहिए, किस पे रेगुलेशन होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए, ये 2 मुख्तलिफ डिस्कशंस हैं। तो अभी पहले मैं आपके सवाल का ये जवाब कि ये यूनिफॉर्म्स या कॉपीज़ या बुक्स मोनोग्राम वाले एक ही वेंडर से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियसली बहुत अनफेयर है, ये मोनोपोलाइजेशन है वैसे भी मार्केट की। ओपन फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इसका तरीकाकार फिर यही है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती होती, कोई जिस तरह कंपटीशन कमीशन, फ़र्ज़ करें जैसे SECP एग्जिस्ट करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक कोई कंपटीशन कमीशन एग्जिस्ट करता हो जो ये इंश्योर करे कि प्राइवेट स्कूल किसी भी तरीके से मार्केट को मोनोपोलाइज करके जो पेरेंट है / कस्टमर है उससे अनफेयर कोई इस तरह का एडवांटेज नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पेरेंट ही समझना चाहिए ना, कस्टमर नहीं। लेकिन देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, और ये मॉरल आर्गूमेंट और एक एजुकेशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। लेकिन देखिए, एक प्राइवेट स्कूल, हाई फ़ी प्राइवेट स्कूल रजिस्टर होता है एज अ बिजनेस एंटिटी। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ये पब्लिक गुड, सिर्फ हम सिटीजन्स कहते हैं इसको और गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड। प्राइवेट बिजनेस ओनर आपके ख्याल में अगर आज वो प्रॉफिट नहीं बना सकता तो वो फूड बिजनेस नहीं खोल लेगा, जूतों का बिजनेस नहीं खोल लेगा। आपका वाकई ख्याल है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो उसने इसलिए स्कूल खोला है बिकॉज दे वांट टू? तो फिर ये जो बयान दिए जाते हैं आके और ये जो बातें होती हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं,
तो फिर इस तरह की बातें भी तो नहीं करनी चाहिए। ये किसकी आप बात कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स की जो बात कर रहे हैं, वो देखें, वो तो एक आप समझ लें कि एक क्या उसको कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट टॉक या उस तरह की कॉन्वर्सेशन है जो सुनने में पॉपुलिस्ट है, अच्छी लगेगी। देखें हमारे तो दिलों में दर्द है अगर हम ना करें। देखिए फैक्ट तो ये ज़रूर है, 35% आपका बच्चा, 40% बच्चा इस वक्त किसी ना किसी किस्म के प्राइवेट स्कूल जा रहा है। अगर आज ये हाई इनकम या मिडिल इनकम या जो ये लो फी स्कूल हैं ये आज ख़त्म कर दिए जाएं तो आपका 35 से 40% बच्चा इधर उधर ढूंढता रहेगा कि क्या मेरे आसपास कोई स्कूल है पब्लिक जहां मैं जा सकूं। तो वो बहरहाल एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि मैं ये सर्विस इसलिए प्रोवाइड कर रहा या कर रही हूँ क्योंकि ये पब्लिक कोड है, ये तो फिर ये एक बिजनेस एंटिटी है, देयर रजिस्टर्ड है, वो कभी नहीं कहते हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा वो ना भी करें, हमें पता है वो एक्सेप्ट करें ना करें, एब्सोल्युटली हमें पता है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है, जाहिर है अच्छे स्कूल से दिलवानी है, और उस अच्छे स्कूल में क्या गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं ले सकती कि चूंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है तालीम। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में स्पेस नहीं है, मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकता फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, तो जाहिर है फिर मुझे ये गवर्नमेंट्स की तरफ देखना बहरहाल है कि आप कुछ करें। आपने बड़ी अच्छी बात की और इसका मैं एक ये जवाब देती हूँ कि यहीं पर गवर्नमेंट फेल हो गई ना। गवर्नमेंट फेल हो गई क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, एबिलिटी है नहीं है, उसको क्वालिटी नॉट जस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्कूलिंग मिलेगी। तो बात यह है कि गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज पूरा करने में नाकाम हो गई, बुरी तरह से फेल हो गई क्योंकि 35-40% बच्चा प्राइवेट स्कूल जाने पर मजबूर है। हर हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, हर हुकूमत ओवरऑल देखा क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। कंप्लीटली एग्रीड। तो यहाँ आपकी हुकूमत फेल हो गई है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हर बच्चे को, इवन आपका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल जाता है और 70 लाख पे करता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट आपके शेयर करे आपके बर्डन के अंदर, क्योंकि असूलन तो आपके बच्चे को तालीम मुफ्त मिलनी चाहिए थी ना। तो गवर्नमेंट एक तो सप्लाई साइड पे फेल हो गई कि इनफ स्कूल्स नहीं बनाए, फिर क्वालिटी नहीं दे रही, क्योंकि आप अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट स्कूल भेजते हैं? इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट भी है, नहीं फैसिलिटीज भी, लेकिन देखिए मैं खुद भी पेरेंट हूँ, मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग मे बी 100% नहीं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमें लगता है कंपेटिटिव एज है। हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को इस तरह के स्कूल में भेजेंगे तो वो कल को बेहतरीन जॉब, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, शायद आउट ऑफ द कंट्री। प्राइवेट स्कूल्स तो कहते हैं कि हम आपके बच्चे को या यहाँ पे एलीट पोजीशंस के लिए या कंपनीज के लिए या बाहर जाने के लिए तैयार, वो तो कहते हैं। लेकिन आयशा आज भी अगर हम किसी ब्यूरोक्रेट से पूछें उसके स्कूल के बारे में, किसी जर्नल से पूछें, किसी जज से पूछें, किसी टॉप पोजीशन वाले बंदे से पूछें, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जिसने पढ़ा होगा वो कहेगा मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज या इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ से पढ़ा था। हम ये नहीं कह सकते कि मैं खुद पब्लिक स्कूल से पढ़ी, मैं खुद पढ़ा हूँ। तो मेरा से पॉइंट ये है कि वो जब हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर है कुछ खबरें ऐसी आती हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी आ जाती हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में, कुछ हमारी सहूलत भी ऐसी होगी कि हमारे बच्चे मुझे एसी में ही जाना है, एसी में ही बैठ के पढ़ना, तो ये एक मसला है। एक कॉलर उन्हें शामिल करते हैं, आजरा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? लाइन ड्रॉप हो गई है आयशा साहब, क्योंकि मैंने बात इसलिए भी की। अच्छा एक और कॉलर है, जी जी रजा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे रजा साहब? जी सर मेरा रजाउल्लाह नाम है और नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा से मोहाली बुआ से। जी सर ये प्रोग्राम देख रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये जो अभी ये टॉपिक रखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल, तो मैं एक आपको केपी का हवाला दे रहा हूँ स्कूलों का, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसमें अगर हमारे 2-3 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो वो तो सबके फीस लेते हैं, किसी का भी कम नहीं करते। एक ये मसला है। सही। दूसरा सर ये है कि जिस स्कूल में मसलन मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो उनका किताबें लेना, उनका खाने पीने की चीजें लेना बच्चे अक्सर ब्रेक में लेते हैं, तो वो वही स्कूलों से लेंगे जिधर वो पढ़ते हैं। बिल्कुल बाहर से अगर आप कोई कॉपी या किताब खरीदते हैं तो उसकी, ये सब ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि उस स्कूल की प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या मिस या जो भी है वो उसको कहती है कि ये नहीं चलेगा, इसको वापस कर दे, इधर से अपनी लेनी है। दूसरी बात सर ये बहुत अहम इशू ये है कि ये प्राइवेट स्कूल तो बहुत फीसें लेती हैं, लेकिन ये मिनिमम वेजेस जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 36,000 की हुई है,
ये अपने एम्प्लॉइज को वो भी नहीं दे रहे जो क्लास 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि अक्सर वो स्कूल्स वाले कहते हैं कि हमें इसलिए फीस बढ़ाई है क्योंकि हमें टीचर्स की सैलरीज देनी है और सैलरीज उस तरह से नहीं दे रहे होते। आप बात मुकम्मल भी कीजिएगा आयशा साहब। और एट द सेम टाइम जो हम बात करते हैं क्योंकि रिफॉर्म्स की, चूँकि मैंने इस्लामाबाद के कुछ स्कूल से मुतालिक ये देखा भी है और मैंने पढ़ा भी है और मैंने जाके बात भी की है वफाकी निज़ामत तालीम के जो अहदेदार हैं कि वाकई इस वक्त रिफॉर्म्स तो लाए जा रहे हैं। इवन गूगल ने भी कुछ स्कूल्स पे काम करना शुरू किया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते काम हो नहीं रहा, लेकिन एट द सेम टाइम वो काम ना काफ़ी है क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए जो काम हो रहे हैं ना, जिन सारी चीज़ों के नाम आप ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं। वो कोई एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया 3 साल के लिए, वो पॉलिसी रिफॉर्म्स इनमें से बहुत कम है। एक तो मैं ये वाजे कर दूं कि क्योंकि तालीम एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो ज़ाहिर आपको पता है कि फेडरल जो वो इस्लामाबाद की हद तक है, वो है, और ये इस्लामाबाद या GB या जो भी आपके फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज़ हैं। उसके अलावा ज़ाहिर है प्रोविंशियल भी अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पेरा है इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने कोई ना कोई अपनी पॉलिसी फ़ी डिटर्मिनेशन की, जिस तरह 2018 से आपको याद होगा कि कोर्ट्स के मुख्तलिफ फैसले आए थे कि फ़ीस इतनी नहीं बढ़ा सकते और कम करें, सुप्रीम कोर्ट का भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिसी एक बनाई है, वो गलत सही वो एक अलग डिबेट है। इतनी आप वैसे माइन्यूटली जाके माइक्रो लेवल पे फीस डिटर्मिन नहीं कर सकते, उसमें और इशू आ जाते हैं। मसलन आपका स्कूल जो है वो काउंसलर ड्रॉप कर देगा, नर्स ड्रॉप कर देंगे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर ड्रॉप कर देंगे। प्रॉफिट वो सबसे आखिर में उस पर कोई आंच आने देंगे, वो सबसे पहले वो वाली कॉस्ट अपनी कम करेंगे जिससे आप जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे। तो वो एक इशू अपनी जगह देखिए। सीधा कहते हैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि बहरहाल अगर आप एक प्रॉफिट बना रहे हैं, आप एक हाई एंड स्कूल हैं, आप फीस चार्ज कर रहे हैं और आप जस्टिफाइड भी हो, शायद आपके खर्चे ऐसे हों आप कर रहे हो, लेकिन हाँ ये आपको मेक श्योर कर रहा है कि आप अपने टीचर को, अपने नॉन एकेडमिक स्टाफ को भी फिर साथ उस प्रॉफिट के अंदर उनकी भी इनकम आप इंक्रीज करें जो नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी जरा बात करते हैं। याहिया हमारे साथ है, हमारे रेगुलर कॉलर है। जी याहिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा आयशा साहिबा, क्या ये गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ये नहीं देख सकते, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते कि एटलीस्ट यूनिफॉर्म का खर्चा, ये मोनोग्राम वाली कॉपीज का खर्चा या वो खर्चा जो कि वाकई कम किया जा सकता है क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, पेरा की एक एग्जिस्ट करती है पॉलिसी, उसके मुताबिक तो ये ओपन टू कंपटीशन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल आपको कहे कि ये जाएं और मेरे ही वेंडर से लें, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या इशू है, वो क्यों आपको कह रहे हैं कि इस वेंडर के पास जाना है। मसला ये है कि बाहर के आप स्कूलों की बात करें ना, ब्रिटिश स्कूल फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि अमेरिकन स्कूल में हमें पता है यूनिफॉर्म नहीं है, ब्रिटिश कुछ और मुल्कों में होता है। वो भी इस लेवल पे नहीं जाते कि आपसे ये कहें कि अगर ये ब्लू पैंट लेनी है तो यही शेड देना है ब्लू पैंट का, और ये इसी वेंडर के पास मिलेगा। एग्जैक्टली। या ये एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए तुम्हारी शर्ट के ऊपर मोनोग्राम की। यस, यूनिफॉर्म एंड मोनोग्राम हैज नथिंग टू डू विद द स्टडी एक्चुअली। तो बात ये कि उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि देखिए यही है ना सिर्फ कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन आप बच्चों के दरमियान यूनिफॉर्म का तो जाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वक्त बहुत मुख्तसर है। आयशा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी इशू है, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और जाहिर है पेरेंट्स जब खुद बात नहीं करेंगे तो जो बिजनेस है वो बिजनेस तो चलता रहेगा। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बुढ़ापा एक ऐसा फितरी अमल है जिससे हर किसी को एक ना एक दिन गुजरना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत, ग़िज़ा, रिहाइश, तफरी, आमदनी, बहुत से डोमेन्स में बहुत से मसाइल दरपेश आने लगते हैं। अगर दुनिया भर की आबादी की हम बात करें और माजी के मुकाबले में हम देखें जिस तरह तेज़ रफ्तारी से आबादी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि बहुत से मुल्कों में कहा जाता है चूँकि सेहत की बहुत अच्छी सहूलियात हैं, इसलिए भी हम देखते हैं कि जो ओल्डर एज में हम देखते हैं कि वहाँ की आबादी का तनासुब ज़्यादा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें आबादी के तनासुब से, तो 5वां बड़ा मुल्क है और मुल्क की जो 7% आबादी है, यानी 13.5 मिलियन अफराद, इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस सदी के इख्तिताम पर पाकिस्तान में बुजुर्गों की तादाद 15 साल की उम्र के बच्चों से ज़्यादा होगी। और ज़ाहिर है अगर हम देखें कि ज़ाहिर है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी आबादी पर क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा चैलेंज भी है जिसके ऊपर अभी से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैलेंज को एज ए चैलेंज समझ ही नहीं रहे और उसके ऊपर काम नहीं करते तो जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किलात का सामना। और बाय चैलेंज वी मेंट कि ये नहीं कि जो बुजुर्ग को चैलेंज हो गए हैं, उनके हिसाब से डिजाइन कैसे करना है, चीजों को मैनेज कैसे करना है। डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सीनियर सिटीजन का मतलब 60 साल से ऊपर है? जी बिल्कुल, जो इंटरनेशनली या लीगली रिकग्नाइज्ड एज है वो 60 ईयर्स एंड अबव की जो अफराद जितने भी हैं वो एल्डरली पीपल्स में शुमार होते हैं, जिसे हम उर्दू में बुज़ुर्ग कहते हैं। ओके।
तो बाकी टेक्निकली स्पीकिंग एकेडमिक्स में ये भी है कि 40 इयर्स एंड अबव को भी इस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, बट एक्नॉलेज्ड एज जो है वो 60 साल ही है। दुनिया भर में स्टैट्स क्या हैं सीनियर सिटीजन्स के? स्टैट्स तो आपने जैसे बताया कि अब दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो चुकी है। ये मैं अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ नवंबर 2022 के, और अभी आप इंक्रीज़ कर लें कि 2 साल में और भी कितना बढ़ चुके होंगे, 1.5 साल में। तो इस हिसाब से हर 9th पर्सन जो है, यानी कि 9 में से 1 बंदा जो है वो बुढ़ापे का शिकार है। और अगर आप इसको स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं तो अराउंड 1.2 बिलियन पीपल आउट ऑफ 8 बिलियन जो है वो बुढ़ापे का शिकार है। पाकिस्तान की आपने खुद ही बता दी कि 7% है, 13.5 मिलियन, टोटल आबादी 241 मिलियन है। और दूसरी बात आपने जैसे की कि एक तो इंसानी उम्र जो है ये बढ़ोतरी की तरफ जा रही है, इसके साथ साथ यूनिवर्स इटसेल्फ, कायनात भी अपनी बुढ़ापे की तरफ जा रही है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हमने सस्टेनेबल गोल्स को डेवलप किया दुनिया ने, कि हमने अभी से काम करना ताकि आने वाली नस्लें एक सेहतमंद माहौल में रह सकें। सर वो काम क्या क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? अभी हम क्या क्या चीज़ें, क्या रिफॉर्म्स हम लेकर आ सकते हैं ताकि हम प्रिपेयर हो सके, और इनफैक्ट अभी भी हम सीनियर सिटीजन्स के लिए फिजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी वो हम बढ़ा सकें? जी बिल्कुल। एक तो थोड़ा सा ना मैं आपको इंटरनेशनल और रीजनल तनाजुर में पाकिस्तान को देखूंगा। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आइसोलेशन तो हम नहीं रह सकते। एक तो दुनिया को भी इसका बड़ा लेट ख्याल आया, स्पेशली आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने सोचा कि इंसानों के भी कुछ राइट्स हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जाए। यहीं से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एमिनेट हुआ, फिर वो चार्टर साइन हुआ। चार्टर के बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक ने साइन किया, जितने भी मेंबर स्टेट्स थे। उसके बाद 91 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की, जिसे 46/91 रेजोल्यूशन कहते हैं। उसमें फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया गया कि ये ओल्ड एज जो है ये इसको हमने कैसे टैकल करना है। ये कोई लाइबिलिटी नहीं ली उन्होंने, दिस नॉट ए लाइबिलिटी, जैसे आप कह रहे थे कि चैलेंज नहीं है, बट ये हकीकत है और हमने इसको मैनेज करना है कि ये लाइबिलिटी बन ना जाए ओल्ड एज जो है। तो उन्होंने फिर प्रिंसिपल्स वज़ा किए, जिसे प्रिंसिपल्स फॉर ओल्ड पीपल कहते हैं, और उसके 18 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। उस 18 प्रिंसिपल्स को अगर हम क्लस्टर की शक्ल में देते हैं, थीम देखते हैं, तो 5 बनते हैं बड़े थीम। नंबर 1 क्या करना है कि इन लोगों को हमने खुद मुख्तियारी देनी है कि दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सेकंड, उसका जो प्रिंसिपल बनेगा उस थीम का, वो ये बनेगा कि केयर, निगहदाश्त जो है उनका हक है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ है पार्टिसिपेशन, कि वो सोसाइटी में, मुआशरे में अपनी शमूलियत को इंश्योर करें, पार्टिसिपेट करें, उनको शामिल किया जाए बड़े डिसीजंस में। हमारे यहाँ तो रिटायर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ रिटायर किया जाता है। और इसके साथ साथ फिर सेल्फ फुलफिलमेंट, उनकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, मसलन वो स्किल लर्न करना चाह रहे हैं, वो अपनी अर्निंग्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको वो मौके मुयस्सर किए जाएँ। ठीक है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इन 18 प्रिंसिपल्स में, इन असूलों में, वो ये है कि डिग्निटी। अक्सर जो चैलेंज आता है, जिसकी वजह से फिर आगे हम इसी सेगमेंट में बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़, नफ्सियाती मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं, वो जब उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, इज़्ज़त नफ्स हर्ट होती है। तो ये तो जो हम कह रहे होते हैं कि जो बूढ़ा शख्स होता है वो बिल्कुल उसका दिमाग बच्चे की तरह हो जाए, तो जो हम जनरल टर्म अपने घरों में और वैसे हम सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आप ये बता रहे हैं जब डिग्निटी हर्ट कर दी जाती है तो उसके बाद ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना शुरू होता है। मतलब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस के एज हो रही है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। ये रिस्क फैक्टर्स उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। बहुत सी मेडिकल मॉर्बिडिटी भी होती हैं, मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी डिप्रेशन का आ जाना एक कॉमन सिम्टम है, और एंग्जाइटी का होना, उसके साथ साथ जो है डेमेंशिया जिसे कहते हैं, भूलने की बीमारी कह सकते हैं आप, कि यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, ये कॉमन है। लेकिन वो अगर ये कंडीशन भी जो उनकी डिग्निटी भी हर्ट हुई तो ये मल्टीप्लाई कर देती है, रिस्क फैक्टर्स हैं।
अगर उनकी इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब हो रही हो, उसको प्रॉपर वो जो चाह रहे हैं उसको टाइम ना मिल रहा हो, लोनलीनेस हो, ये फिर सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स में काउंट होती हैं। एक कॉलर भी है इसमें शामिल करेंगे, अब्दुल अजीज़ साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, लाइव तो नहीं जा रहा ना? जी बिल्कुल लाइव है। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिएगा। मैं सवाल नहीं पूछना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें बर्दाश्त की कमी है, और वो बस स्टॉप हो, वो रेलवे हो या बैंक्स हो या कहीं पे गैदरिंग हो, तो बड़ी मुश्किल से वो उनको कोई स्पेस देते हैं या बैठने के लिए जगह देते हैं। सम टाइम बैंक्स के अंदर उनका स्टाफ जो है वो भी बड़ा सख्त लहजे में बात कर रहा होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सर कर रहे हैं और रेज़ आपने इस इशू को किया। ये वाकई जो हम इनटॉलरेंस की बात करते हैं, और आज का हमारा मौजू भी है, जब हम बात करें कैसे मैनेज करें, तो हमें अपने रवैयों में क्या तब्दीली लेकर आनी है कि हमारे आसपास जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो ऐसा कोई रवैया हमारा ना हो, ऐसा कोई अंदाज़ हमारा ना हो, ऐसा कोई वर्ड हमारा ना हो जैसे हम अपने बुजुर्गों को हर्ट कर रहे हो। देखें, जो उन्होंने बात की कि बस स्टॉप पर, कम्यूट के दौरान, किसी और जगह पर जहाँ पर नौजवान हैं और वो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करें, तो ये वाकई हम इसे कंडेम भी करते हैं। और ये बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि ताकि हम सब सीख सकें। अच्छा डॉक्टर आरिफ, एक चैलेंज की बात तो अब्दुल अजीज़ साहब ने की, ऐसे बहुत से चैलेंजेस पाकिस्तान में सीनियर सिटीजन्स को पेश आ रहे होंगे, वो क्या चैलेंजेस हैं? एक तो जैसे मैंने यही कहा एक्सेप्टेंस का कि इस हकीकत को मानना कि उनकी ये कंडीशन है। अच्छा, जब आप ये हकीकत मान लेते हैं तो फिर आप उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि मैनेज कैसे करना है। ठीक है। अब जब स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं तो एक मैक्रो लेवल की स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से, रियासतों की तरफ से होती है। इस पर भी 2002 में अगेन उसी कॉन्टीन्यूटी में यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन डेवलप किया। तमाम मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमने वो साइन किया। ठीक है। जिसे स्पेन में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस मैड्रिड में, तो इसे मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी कहा जाता है। उसके बाद फिर रीजनल लेवल पे जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उसने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की और तमाम मेंबर स्टेट्स में उन्होंने कहा कि जी आप अपनी नेशनल स्ट्रेटजीज बनाएं, और उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया। जैसे पाकिस्तान ने भी 2022 में उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया और उसको एक्नॉलेज भी किया गया, हमारी फॉरेन ऑफिस को एक्नॉलेज किया गया उस रीजनल रिपोर्ट में। तो उसमें उसके तहत स्ट्रेटजीज बनानी है मैक्रो लेवल पे। उस मैक्रो लेवल पे जब आप बना लेते हैं, वो लॉ की शक्ल में हो सकता है, वो पॉलिसी की शक्ल में हो सकता है, उसके बाद फिर आप उसको माइक्रो यानी कि ग्रास रूट लेवल पे ले जाते हैं कि अब सोसाइटी ने उस बड़े प्लान के तहत इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक कॉलर में बात मुकम्मल कीजिएगा। याहिया साहब हमारे साथ मौजूद है। याहिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, और पहले तो आपके मेहमान सलाम, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो आपकी सबीन ने जो शुरू में एक बात की थी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की, जिसे हमें समझना चाहिए कि इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, अगर कोई मसाइल है उनको फेस करना चाहिए। लेकिन देखें, अब मैं ये सवाल करना चाहूँगा, टाइम मुख्तसर है, लेकिन बात ये कि हम अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बुजुर्गों की बड़ी इज्जत की जाती है, हम लोग टेक केयर करते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी बात की हुकूमत के लेवल की, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब जो सीनियर सिटीजन की लाइन है उसमें आप कैसे दूसरे लोगों को लगने दे रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको लगने देते? और जो अभी इन्होंने बात की, तो अगर हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, आपने इतनी बात की कि कॉन्फ्रेंस हो रही, ये हो रहा है, लेकिन किसी की इम्प्लीमेंटेशन मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक है, और यही बात अभी हम कर भी रहे थे कि पॉलिसी बनना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो पाकिस्तान ने भी फिर एक 99 में एक हेल्थ मिनिस्ट्री के तावन से, वो हेल्थ फोकस्ड थी, इसमें ये बात शामिल थी कि जी पहले डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आपने जो एज्ड पीपल हैं, जो ओल्डर पीपल है, उनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि इनमें जो बसा औकात मसाइल पैदा होते हैं, उनकी डायग्नोसिस इटसेल्फ मेडिकली चैलेंज्ड होता है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें। Exactly. वो बज़ाहिर जो है कुछ और होता है, सिम्टम्स कुछ और होते हैं। अगर टेक्निकली हम बताएं कि बाज़ का सिम्टम नमूनिया के आ रहे होते हैं, पीछे बैक पे कोई और इशू होता है। Exactly. तो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज इस एज में प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, इसके अलावा देखिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फैक्टर भी तो जरूर होता है। अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो उसके बाद वो भी तो बड़ा मसला है, वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने जो, अगर मैं हिस्ट्री में नहीं जाता,
रिसेंट डेवलपमेंट जो आई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ही उसका इनिशिएटिव लिया और 2021 में एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीजन एक्ट। बड़ा कम्प्रीहेंसिव वो लॉ है। उसके तहत ये सारे मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। एक तो उन्होंने एक वहाँ कंसेप्ट दिया है कि जी एक सीनियर सिटीजन की काउंसिल होगी और उस काउंसिल में सीनियर सिटीजन खुद भी मेंबर होंगे। ठीक है। प्राइवेट एनजीओ सेक्टर से भी मेंबर होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी उसके मेंबर हैं और उसको जो हेड करेंगे वो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो हेड करेंगे। उसके तहत फिर उन्होंने उस लॉ में कुछ कंसेशंस रखी, जैसे अपने फाइनेंसेस की बात की कि उनकी फाइनेंशियल अपलिफ्ट के लिए कुछ ऐसी स्कीम चलाई जाएंगी, फिर उनको कंसेशंस दी जाएगी। जैसे वो लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम कंसेशन स्पेशली लैब टेस्ट अगर उन्होंने कराने हैं, मेडिसिन लेनी हैं, तो इसमें मैक्सिमम उनको कंसेशन दी जाएगी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में उनको कंसेशन दी जाएगी, टैक्सेस में कंसेशन दी जाएगी, मिल रही है। सेपरेट काउंटर्स बनाए जाएंगे। अब जैसे वो अभी कॉलर्स ने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन वाली, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही रिसेंट लॉ है, ठीक है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में आया एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये कोई चीज कानून बन जाता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है। एब्सोल्युटली, और बाकी सूबों के लिए उसको रेप्लिकेट करना आसान है। इंटरेस्टिंगली सूबों ने पहले बना लिया। अच्छा। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को ये क्रेडिट जाता है कि 2014 में उन्होंने ये लॉ बनाया था। उसके बाद 2017 में बलोचिस्तान ने बनाया और फिर 16 में सिंध ने बनाया। पंजाब ने भी 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस कराया था, वो अभी एक्ट तो नहीं बन सका, बस उनकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। लाइक 7 जो है उनके 7 ओल्ड हाउसेज हैं और अराउंड कोई 300 इनमेट्स हैं उसके अंदर इस वक्त। ठीक है। और इसके अलावा भी ओवरऑल देखा जाए प्राइवेट सेक्टर वो भी बहुत काम करे, हमारी एनजीओज वो भी बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पॉलिसीज का होना या फिर नई पॉलिसीज बनना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुलकारा आयमा बेग की बात करते हैं। कल उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा कि उन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ है और वो कहते हैं ड्यू टू एक्सेसिव ट्रैवलिंग, क्योंकि रेस्ट नहीं किया इसलिए उनको ये मिनी हार्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये खबर तो चले अपनी जगह पे, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है जब वो ट्रैवल कर रही थी किसी दूसरे मुल्क में, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की थी और उन्होंने शेयर करते हुए ये कहा था कि ख़वातीन को जो हरास किया जा रहा होता है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की थी कि किस तरह से उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उस हवाले से बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी तरह से उन्होंने यही कहा कि जो मी टू मुहिम है वो शुरू वो करना चाहती हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट ज़ाहिर है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात थी तो उसमें चीटिंग के ज़ुमरे में भी इसको लिया जा सकता है कि जिस तरह से चीट कर दिया जाता है, आपको धोखे में रखा जाता है, ये वाला एक कॉन्टेक्स्ट था। बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वाकई आज जरा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्या किसी को कोई धोखा देता है, मर्द है, औरत है, तो क्या उसके लिए हमारा कानून उस हवाले से क्या कहता है। इस पर बात करने बहुत आम है, लेकिन जो मी टू की हम बात करें सबीन, जो कि 2018 में स्पेशली हमने पाकिस्तान में देखा कि मी टू मुहिम का आगाज हुआ और उसके बाद हमने देखा कि टाइम टू टाइम इसको यूज भी किया जाने लगा, स्पेशली खवातीन की तरफ से, कि जो पहले नहीं बोलती थी, पहले बात नहीं करती थी, वो सिर्फ एक हैशटैग यूज करती थी मी टू, और ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती थी। जब पाकिस्तानी खवातीन की बात करते हैं, हम हरासमेंट की बात करते हैं, वो चाहे फिर सेक्सुअल हरासमेंट है, वो चाहे फिर मेंटल हरासमेंट हो, वो फिजिकल हरासमेंट हो, यानी वो हरासमेंट फाइनेंशियल भी हो सकता है। बुलिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ऐसे में मैं पढ़ रहा था सबीन कि पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं, तकरीबन 90 से लेकर 93% तक जो खवातीन हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में हरास किया जाता है। जब वो घर में हो तब भी हो सकता है, घर से बाहर है तब भी हो सकता है, ऑफिस में तो भी हो सकता है, किसी रिश्ते में भी हो सकता है, किसी और ताल्लुक में भी हो सकता है, किसी और एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें किस तरह से इसको कम करना है, हम इसकी जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कानून भी है, उसका इत्तलाक भी है, इदारे भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि उसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि उसमें अच्छी बात क्या हुई है कि रिपोर्टिंग बहुत बेहतर हो गई है। अब खवातीन बात करते हैं, पहले क्या था, पहले मामला ये था कि अगर वो बात करेंगी, रिपोर्ट करेंगी, तो फिर क्या होगा, जज किया जाएगा उनको, उनके खिलाफ कोई और महाज खड़ा कर दिया जाएगा, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ है कि अब खवातीन रिपोर्ट करती हैं। लेकिन अभी भी जाहिर है इसके बारे में आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए, कानून हमारा क्या कहता है और आप किन इदारों को कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस बात नहीं वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। फौजिया साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फॉर मी टू मुहिम
आपकी नज़र में इस मुहिम का कितना इम्पैक्ट होता है? 2018 के बाद से जो कि हम ये मुहिम देखना भी, जिस तरह आयमा बेग साहिबा ने भी कहा कि वो मी टू मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं, हाउ डू यू सी दिस मी टू? मी टू मुहिम को मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की एक मुहिम देखती हूँ और अपनी इज़्ज़त और वक़ार को कायम करने के लिए भी एक आवाज़ समझती हूँ। इसको, ये जो मी टू का टैग है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अहम बात है वो ये है कि जो वो ख़वातीन जो अभी तक कुछ नहीं बोल सकती हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं। और आपने अभी कहा कि ये इसका इंसिडेंस हरासमेंट जो है हर जगह पे बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अभी तक है। इवन जो मगरबी ममालिक हैं जिन्हें हम समझते हैं जहाँ पे औरतों को बड़े हकूक़ हैं, अभी तीन साल पहले तक न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर को हरासमेंट का एक बड़ा एलिगेशन लगा, जिसके नतीजे में उसको रिज़ाइन करना पड़ा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा समझा जाता है अगर औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, ख़ास तौर पे ऐसा जिसमें कोई जिनसी तकाज़े हुए हुए हों। तो इसलिए मैं आयमा बेग का जो ये रिज़ॉल्व है, जो उनका फ़ैसला है कि मैं उन औरतों के इज़्ज़त और वक़ार के लिए आवाज़ उठाऊँगी जो कि शायद नहीं बोलती हैं और जिनके साथ मज़ालिम होते हैं, मैं समझती हूँ कि एक बड़े खुशाइंद बात है। हम सबको ऐसी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपना इदारे की बात करूँ तो हमारा इदारा इसीलिए बना था कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ना मसला होता तो इतना बड़ा इदारा ना बनता और इतना ज़्यादा काम ना हो रहा होता जो आज हो रहा है। अच्छा फौजिया साहिबा, ऐसा भी है कि जब चीटिंग के केसेस भी कोई आते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम जिस तरह फॉर ग्रांटेड लेने की बात कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम जाहिर है इस पर बात करना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम देख रहे होते हैं कि धोखा दे दिया जाता है, ठीक है, वो जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है अच्छा जी धोखा दे दिया। इसके हवाले से भी कोई कानून है या इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं? क्या रिपोर्ट किया जा सकता है इस तरह का कोई केस भी? बिल्कुल जी, अगर मुलाजमत के केस में किसी को धोखे से ये मुलाजमत का एक झांसा दे के और उससे जिनसी तकाज़े किए जाएं और उसके बाद उसको प्रेशर किया जाए कि तुम्हें मुलाजमत तब मिलेगी अगर तुम मेरे जिनसी तकाज़े पूरे करोगी ज़्यादातर, तो उसको डेफिनेटली ये हरासमेंट एट द वर्क प्लेस जो 2010 का कानून है उसमें बिल्कुल लाया जा सकता है। उसकी कड़ी सज़ाएँ हैं, चाहे वो अभी मुलाजमत में नहीं आई है खातून। अच्छा। सिमिलरली अगर किसी खातून को ये झांसा दे के कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ और उसके बाद इस झांसे में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाए, तो उसके लिए रेप वाला जो कानून है, रेप के ख़िलाफ़ कानून, ख़ास तौर पे 2021 में उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई जिसके सिलसिले में कड़ी सज़ा रेप के कानून में ऐसे झांसों की आई है। तो धोखा हर तरीके से, फ्रॉड के ज़िम्रे में भी धोखा जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। क्या ये कॉमन हुआ है कि रिपोर्टिंग इसकी बेहतर हुई हो, जब लड़कियों ने कहा हो कि फ़लाँ शख्स ने हमें ये धोखा इस अंदाज से दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? और समटाइम्स तो हम देखते हैं कि मामला बहुत आगे तक बढ़ भी जाते हैं, फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, कोई एक आधी रस्म भी हो जाती है और इनमें पता चलता है कि वो लड़का कहीं और इन्वॉल्व है या शादीशुदा होता है या ऑलरेडी शादीशुदा होता है। इस मामले में रिपोर्टिंग है? इस मामले में रिपोर्टिंग है, बिल्कुल है जी। और क्योंकि कानून मुनज़्ज़म किस्म का कानून है और बहुत सारे कवानीन हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह के अगर किसी अगर शादी हुई भी है और एक आदमी दूसरी शादी करना चाहता है तो मुस्लिम फैमिली लॉज एक्ट के तहत उसको इजाज़त लेनी पड़ती है पहली बीवी से, और अगर बग़ैर इजाज़त लिए धोखे से ही वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए सज़ा भी है और जुर्माना भी है, दोनों चीज़ें हैं। मगर अगर हरासमेंट पे अगर आप रखें इसको तो ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक अमल है कि लड़कियां जब ख़ास तौर पे जूनियर लेवल पोजीशंस के लिए जाती हैं तो ऐसे धोखे बहुत आम होते हैं। हाल ही में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था जिस पे जो खातून थी जो मुलाजमत के लिए गई थी उसने बहुत अपनी आवाज़ उठाई और फिर बल्कि उसमें पुलिस ने उसकी कॉग्निसेंस ली, क्योंकि वाज़े करती चलूँ कि हरासमेंट के लिए दो तरह की सज़ाएँ हैं और दो तरह के कवानीन हैं। एक तो वो है जो कि 2010 के कानून के तहत है, वर्क प्लेस हरासमेंट, जिसमें सिविल सज़ाएँ होती हैं और सिविल प्रोसेस होता है, और दूसरा क्रिमिनल है जो ताज़ीरात पाकिस्तान PPC के सेक्शन 509 के तहत पुलिस उस पर एक्शन लेती है। ऐसा जो एक्शन है वो उस हरासमेंट जो चाहे घर में हुई हो जैसे आपने जिक्र किया, चाहे सड़क पे हुई हो, चाहे काम की जगह पे हुई भी हो, वो तमाम पुलिस की ज़द में भी आते हैं और लोग पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2010 का कानून और मेरे इदारे का कानून जिसको मैं आज हेड कर रही हूँ, वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत, वो इसलिए बना है कि खसूसी जगह हो और वहाँ पे
एक अच्छे माहौल में एक औरत पुरवकार तरीके से अपनी बात को बयान कर सके, उसको उन चीज़ों से ख़तरा ना हो। जिस तरह पुलिस स्टेशन पे जाती हैं तो अभी भी ये फ़िक्र होता है कि पुलिस का रवैया कैसा होगा, जबकि फेडरल ऑम्बुड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट में ऐसे रवैयों का कोई इशू नहीं है और ख़वातीन बहुत मेरे ख्याल से दिलेरी से आती हैं, और क्योंकि उनको पता होता है कि एक तो एक औरत बैठी हुई है और दूसरा माहौल बहुत साजगार है। बिल्कुल। अच्छा फौजा साहब, स्टिल बहुत से लोगों को मालूम नहीं है हरासमेंट से मुताल्लिक कि क्या क्या चीज़ें जो ज़ुमरे में आती है, जो कि अब जब आपने भी गुफ्तगू की, स्पेशली वर्क प्लेस की हम बात करते हैं कि काम का झांसा देकर सेक्शुअल हरासमेंट, लेकिन ज़ाहिर है हरासमेंट सिर्फ सेक्शुअल तो नहीं है। थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कौन कौन सी ऐसी बातें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे एक्ट्स जो हरासमेंट में आते हैं और हमें नहीं पता होता और लड़कियां उसे नज़रअंदाज कर रही होती हैं, शायद उन्हें कहा भी जाता है अच्छा कोई बात नहीं, बस इग्नोर कर दो। यस बिल्कुल, अच्छा सवाल है जी। हरासमेंट में के कानून में मैं ख़ास तौर पे ये 2022 से, ना कि 2010 से शुरू करूँगी, क्योंकि 2010 में जो कानून आया था उसमें हरासमेंट जिनसी हरासियत तक महदूद समझी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 2023 में एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि हरासमेंट जिनसी हरासियत तक महदूद नहीं है, बल्कि और भी अगर सिन्फ की बुनियाद पर ज़्यादती हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, तफरीक हो, तो वो हरासमेंट के ज़िम्रे में आती है। तो अब जिस तरह 2022 की अमेंडमेंट के बाद कानून हरासमेंट को दो तरीके से डिफ़ाइन करता है। एक तो ऐसे वो कोई भी तकाज़े या रिमार्क्स या हरकतें या देखने का तरीका या रवैया जिससे जिनसी तकाज़ा ज़ाहिर होता हो, वो हरासमेंट है। इसमें आप देखते हैं लोग आवाज़ें भी कसते हैं, लोग कहते हैं मेरे साथ चाय पे चलो, लोग खाम में मैसेजेस भेजते हैं, और ख़ास तौर पे जब एक जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप होता है या एक ताल्लुक़ होता है, तो ऐसे तमाम चीज़ों को हरासमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ 2022 की अमेंडमेंट के बाद सिनफी बुनियाद पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनको नौकरी के मौक़े कम देना या उनको तरक्की के मौक़े कम देना या उनको ऐसी चीज़ें, वसाइल की कमी उनको दिलाना क्योंकि वो ख़वातीन हैं, उनको ऐसी पोस्टिंग्स पे ना भेजना, उनको जिस तरफ आपके अगर शोबे में मैं देखूं तो फ़ील्ड रिपोर्टिंग है कि जी फ़ील्ड रिपोर्टर्स ख़वातीन नहीं हो सकती, या ख़वातीन दफ्तर में तो काम कर सकती हैं, बाहर जाके नहीं कर सकती। ऐसी तमाम चीज़ों का डिनायल या उनसे उनको रोकना एक हरासमेंट की उस तारीफ़ में आता है, अब क्लियरली आता है। मकसद ये है कि जो ख़वातीन का अभी हमारी पूरी मईशत में, हमारी सोसाइटी में शमूलियत है वो कम है, जबकि आइन हमें क्लियरली कहता है कि ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए रियासत पूरा अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। वो नहीं हो रहा है। अभी आप भी देखें तो मुलाजमत की जगहों पे भी औरतें कम हैं, उनके साथ हरासमेंट भी हो रही है, उनकी तरक्की भी नहीं हो रही, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे कम है। तो इस सब चीज़ों को हरासमेंट के ज़िम्रे में लाया जाता है। बिल्कुल, और सारी चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो आपने बताई हैं वो उसके अंदर वो फॉल ज़रूर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया फौज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।